नमस्कार साथियों, हमने पिछले व्याख्यान में प्रयोगवादी कविता की भावजन्य जो वस्तुजन्य प्रवृत्तियां थी उन पर चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली प्रवृत्ति की बात करेंगे कि जब प्रयोगवादी कविता 1943 से प्रारंभ होती है और वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व भर में मानवता का हनन हुआ था और अनेक पुरुषों की मृत्यु हुई थी। सैनिक गए थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे, या उनके भीतर कहीं ना कहीं काम वासनाएं, कुंठाएं छुपी हुई थी। और जो घरों में भी रह गए थे, जो पुरुष जीवित भी रह गए थे, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं अतृप्त काम वासनाएं थी। तो प्रयोगवादी कविता ने इन दमित एवं अतृप्त काम वासनाओं को कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। यौन वर्जनाएं थी जिन पर कवि साहित्य में बात करना वर्जित था। सेक्स संबंधी बातों पर साहित्य में चर्चा नहीं की जाती थी, वे वर्जित थे, क्योंकि हमारे शास्त्रीय जो विधान बने हुए थे, परंपरा बनी हुई थी, तो उनमें कुछ साहित्य के नियम निर्धारित किए गए थे जिनमें जो वर्जित है उनको दिखाया नहीं जाता था, उनको प्रस्तुत नहीं किया जाता था। और काम वासनाएं भी उसके, यौन सेक्स आदि से संबंधित बातें भी उसके अंदर आती थी। परंतु जो प्रयोगवादी कविता है वो फ्राइड के काम मनोविज्ञान से प्रभावित थी। तो उसके प्रभाव स्वरूप इन्होंने कविता में अति नग्न यथार्थवाद प्रस्तुत किया। जो मनुष्य के भीतर काम वासनाएं दमित रूप में है और जो अतृप्त हैं, उनको वो कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती आदि अनेक प्रयोगवादी कवियों ने कहीं स्पष्ट रूप में और कहीं प्रतीकों के रूप में, संकेत के रूप में, बिंबों के माध्यम से दमित काम वासनाओं को अभिव्यक्त किया। जैसे अनंत कुमार पाषाण कहते हैं, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। पास घर आते तो दिन भर का थका जिया मचल जाए। तो इस तरह की जो काम वासनाओं की अभिव्यक्ति है वो जब प्रयोगवादी में कविता में हुई तो इसका विरोध भी हुआ। अनेक आलोचकों ने इस अति नग्न यथार्थवाद के विरुद्ध आवाज भी उठाई, उन्होंने इसका विरोध किया। जैसे कुंवर नारायण की कविता हम देखते हैं, वे कहते हैं, आमाशय, यौनाशय, गर्भाशय, जिसकी जिंदगी का यही आशय, यही इतना भोग्य, कितना सुखी है वे, भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य। तो जब किसी भी विषय की अति हो जाती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक ही है। तो प्रयोगवादी कविता में भी जब अति यथार्थवाद आया, जब मात्सल प्रयोग बढ़ने लगा, जब उसमें कविता में तो सूक्ष्मता होती है, सांकेतिकता होती है, परंतु वो सूक्ष्मता और सांकेतिकता जब स्थूलता में परिवर्तित होने लगी तब इसका विरोध भी हुआ। इसी तरह से अज्ञेय भी, वे भी एक कविता में कहते हैं, आह मेरा श्वास है उत्तम, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशाप, तुम कहाँ हो नारी। तो ये जो काम वासनाएं जो अतृप्त है, जो दमित है, कुंठित रूप में है, उनकी अभिव्यक्ति कविता में प्रस्तुत करते हैं। और इनकी इसी वृत्ति का विरोध करते हुए सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि प्रयोगवाद की निर्झरिणी कल कल छल छल करती हुई फ्राइडवाद से प्रभावित होकर स्वप्निल, फेनिल, स्वर संगीतहीन भावनाओं की लहरियों से मुखरित उपचेतन अवचेतन की रुद्ध क्रुद्ध ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुंठित आकांक्षाओं को वाणी देती हुई लोक चेतना के स्रोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर निम्न स्तर पर
उसकी सौंदर्य भावना केंचुओं, घोंघों, मेंढकों के उपमानों के रूप में सरीसृपों के जगत में अनुप्राणित होने लगी। क्योंकि प्रयोगवादी कवि जो है वो नए नए उपमान लेकर आ रहे हैं, कभी केंचुए का उपमान, कभी घोंघे का, कभी मेंढक का उपमान। और जिस कविता की दुनिया में वे ये सारे उपमान लेकर के अपनी प्रस्तुति करते, अभिव्यक्ति करते हैं, उसे पंत जी सरीसृपों के जगत की बात करते हैं, उसे सांपों का जगत कहते हैं। कि ये इन कवियों की दमित कुंठित आकांक्षाएं ही थी। कवियों का स्वयं का कुंठित घुटन का स्वर था, उनकी अपने भीतर की ग्रंथियां थी जो कविता के रूप में प्रस्तुत हो गई हैं। कहाँ कविता में एक औदात्य होता था। छायावादी कविता अपने औदात्य के कारण प्रसिद्ध है। कवि ना हो चतुर ना कहूं जा, कवि एक ये भावना रखता है और कविता को इस तरह से एक उदात्त रूप में प्रस्तुति करता है। और वहाँ कविता जब इस तरह से यौन सेक्स की बातें करने लगे, सारी वर्जनाओं को, नग्न यथार्थवाद को प्रस्तुत करने लगे, तो इस कविता का विरोध छायावादी कवि भी करते हैं और परवर्ती आलोचक भी करते हैं। इसी तरह से प्रयोगवादी कविता में राजनीतिक एवं सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति विरोध और व्यंग्य का भाव भी बड़ा तीक्ष्ण दिखाई देता है। राजनीति के स्तर पर जो उलटफेर चल रहा था, राजनीति के स्तर पर जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, और दूसरी ओर जो सामाजिक स्तर पर विभिन्न कुरीतियां थी, जहां नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा था, जहां मानव कहीं उपेक्षित हो रहा था, तो उन विद्रूपताओं के प्रति विद्रोह का भाव, उनके प्रति व्यंग्य का भाव भी इस प्रयोगवादी कविता में हमें देखने को मिलता है। आधुनिक सभ्यता किसकी ओर बढ़ रही है? वैज्ञानिकता की ओर। गांव से ग्रामीण सभ्यता शहरीकरण की ओर बढ़ती जा रही है और मनुष्य के भीतर स्वार्थ की वृत्ति प्रबल होती चली जा रही थी। तो आधुनिक सभ्यता की आड़ में जो स्वार्थ वृत्ति पनप रही थी, उस पर व्यंग्य किया प्रयोगवादी कवियों ने। अज्ञे की बड़ी प्रसिद्ध सांप कविता है, जिसमें वे नगरीकरण की इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये जो नगरीय सभ्यता की ओर, अपनी स्वार्थी वृत्ति की ओर बढ़ता हुआ जो मनुष्य है, जो आधुनिक सभ्यता के रंग में रंगा हुआ है, उसके लिए सांप शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुमने अपने आप को आधुनिक तो कह रहे हो अपने, पर तुम्हारा आधुनिकीकरण हुआ कहाँ है? तुमने ये जो स्वार्थी की वृत्ति है, ये तो हमारी परंपरा नहीं थी, तुमने इसको कहाँ से पाया? ऐसे ही श्रीकांत वर्मा की कविता नगरहीन मन, जो नई सभ्यता से प्रभावित समाज को गटापार्ची बबुआ कह करके समाज के ऊपर व्यंग्य करती है। इसी तरह से जो पीस पेगोड़ा है, उसमें शांति का दिखावा करने वाले साम्यवादियों पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करारा व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं, मुझे इसमें इतराज नहीं है कि तुमने शांति लिखते समय एक दूसरे की ओर ना देखकर अपने रिवॉल्वर की ओर देखा, कि शांति का मार्ग छोड़ करके तुम क्रांति के मार्ग की ओर बढ़े। तुम विश्व को शांति की ओर, मानवता की ओर ले जाने की बजाय तुमने रिवॉल्वर की दुनिया देखी। मुझे इसमें भी इतराज नहीं है कि तुमने करुणा और स्नेह से एक दूसरे के सम्मुख सर झुकाने के बजाय अपने भारी फौजी बूटों से ठोकरों की आवाज की। तो ये बात कहीं हम प्रसाद में भी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद भी इसी बात को उठाते हैं कि मानवता जो है वो कैसे प्राप्त होगी।
करुणा से, स्नेह से प्राप्त होती है। अगर उसकी स्थान पर हम शस्त्रों की बात करेंगे तो शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से पराजित करने की आवश्यकता है। तो तुमने एक दूसरे के सम्मुख सर झुकाने के बजाय, एक दूसरे की पीड़ा को समझने के बजाय, एक दूसरे को सम्मानित करने के बजाय अगर रिवॉल्वर की आवाज उठाई है, अगर युद्ध की बात की है, तो ये इसमें मुझे तो एतराज नहीं है, परंतु मानव कहाँ जा रहा है, सभ्यता कहाँ जा रही है, ये प्रश्न उठता है। और परंपराओं के प्रति विद्रोह का भी स्वर हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देता है। जैसे अजित कुमार कहते हैं कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखे, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखे, हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। तो जो परंपरागत उपमान है कि मुख की तुलना हमेशा कमल से ही दी जाती है, चांदनी चंदन सदृशी माना जाता है, तो वे कहते हैं कि हम उन परंपरागत मूल्यों को ही क्यों स्वीकार करें। हमें अपने परिवेश के अनुरूप, वर्तमान को देखते हुए नवीन मूल्यों को, नवीन परंपराओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो चांदनी उस रुपए सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। तो कैसे कविता का स्वर बदल रहा है, कैसे कविता परिवर्तित होती चली जा रही है, कैसे उसमें शिल्प जन्य भी परिवर्तन आता जा रहा है, ये हम इस प्रयोगवादी कविता में देखते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों प्रयोगवादी कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियों को लेकर के। केवल विषय के स्तर पर, केवल भाव के स्तर पर ही प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रयोग नहीं किए, अभी तो शिल्प के स्तर पर भी इन कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए। प्रतीक की दृष्टि से, बिंब की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देते हैं। और ये नवीन प्रयोग परवर्ती साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने, परंतु कहीं कहीं उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव भी एक आलोचकों द्वारा प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत की गई। प्रतीकों की बात करें तो जैसे हमारी प्राचीन कविता, भक्तिकालीन कविता या इसके पश्चात द्विवेदी युगीन, भारतेंदु युगीन कविता में, छायावादी कविता में प्रकृति से प्रतीक लिए जाते थे। प्रकृति मुख्य प्रतीक रूप में, आलंबन रूप में रही, तो इन कवियों ने भी प्रकृति से भी प्रतीक लिए और मानसिक तनावों को, मानसिक उलझनों को अभिव्यक्त करने के लिए कई सांकेतिक प्रतीक भी अपनाए, यौन प्रतीकों को भी लिया। अभी हम जब उनकी भावजन्य प्रवृत्तियों की बात कर रहे थे तो उसमें अनेक यौन प्रतीक भी आते हैं। और इन कवियों ने दैनिक जीवन की वस्तुओं को प्रतीक रूप में ग्रहण किया और ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं दिखाई देता है कबीर में। कबीर भी दैनिक जीवन की वस्तुओं को प्रतीक रूप में लेते हैं। जुलाहा थे, जुलाहे का कर्म कर रहे थे और वे ताने बाने को लेकर के, रुई को लेकर के अधिकांश संतों ने उनको प्रतीक रूप में अपनाया। तो इन प्रयोगवादी कवियों ने भी दैनिक जीवन की वस्तुओं को प्रतीक रूप में ग्रहण किया और इसके साथ साथ जो जीवन की जटिलताएं हैं, जो जीवन के संघर्ष हैं, उनकी प्रस्तुति के लिए बौद्धिक प्रतीक अपनाए। ये इन प्रयोगवादी कवियों की खास विशेषता रही, जो प्रतीक पहले अपनाए नहीं गए थे। जैसे उदासीन मनस्थिति है तो उसके लिए शिशिर प्रतीक लिया, मोह भंग की स्थिति है तो रेत का प्रतीक लिया, कि जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है ऐसे ही मोह की स्थिति है। जीवन विस्मय की स्थिति, उसके लिए सोन मछली का, जो सोने की दीवारों में कैद है, सोन मछली। नागरिक मानव चेतना, उसके लिए सांप का प्रतीक लिया। ऐसे ही अभिशक्त मानव चेतना, तो उसके लिए गिरगिट का प्रतीक लिया। नवीन आलोक, उसके लिए बावरा आहिरी, बड़ी प्रसिद्ध कविता है अज्ञेय जी की। ऐसे ही मानव व्यक्तित्व को
नदी के द्वीप से, उसके प्रतीक से वे प्रस्तुत करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो नदी के द्वीप, बावरा, अहेरी, सांप, सोन मछली, ये तो अज्ञेय की ही कविताएं रही। और अन्य जो तार सप्तक के कवि रहे, प्रयोगवादी कवि रहे, उन्होंने भी इन प्रतीकों को अपनाया। तो चाहे प्रकृति से अपनाया, दैनिक जीवन से लिए या बौद्धिक प्रतीकों को लिया, तो इस प्रतीक के प्रयोग के संदर्भ में प्रयोगवादी कविता एक प्रतिमान के रूप में, एक आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अब हम बात करते हैं बिंब विधान को लेकर के, बिंब योजना को लेकर के। छायावादी कविता का बिंब विधान कैसा रहा? वे एक सजीव है, स्पष्ट है, समग्र है। समग्रता में वे बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। बिंब क्या है? अमूर्त का मूर्तिकरण, एक ऐसा दृश्य रूप में प्रस्तुत करना कि पाठक के सामने पूरा एक साक्षात चित्र प्रस्तुत हो जाता है। जैसे अज्ञेय की सूर्यास्त कविता का हम भाव बिंब देखते हैं। सूर्यास्त होते समय उसका जो पूरा एक बिंब है, धूप, माँ की हंसी के प्रतिबिंब सी शिशु वदन पर हुई भासित, पूरा एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और बिंब के प्रस्तुतिकरण में तो मुक्तिबोध का स्थान अग्रगण्य है। मुक्तिबोध के काव्य में हमें मानव जीवन और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक बिंब दिखाई देते हैं। उनकी अंधेरे में कविता हम देखें, उनकी ब्रह्म राक्षस कविता देखें, पूरी कविता में बिंब इस तरह से प्रस्तुत हो जाते हैं जो मानसिक स्थितियां हैं, जो मनुष्य के भीतर की उलझने हैं, जो उसका तनाव है, वे दैनिक जीवन से संबंधित बिंबों के कारण एक साक्षात चित्र के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। तो अमूर्त का मूर्तिकरण करने में मुक्तिबोध को सफलता प्राप्त हुई है और इनसे प्रभावित ऐसी असाध्य वीणा हम देखते हैं अज्ञेय की, उसमें अनेक प्रतीकों का, अनेक बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवादी कवि बिंब के प्रयोग में सफल हुए हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक नवीन उपमानों को, नवीन बिंबों को, नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है। ऐसे ही उपमान के क्षेत्र में नए नए उपमान, जो परंपरागत उपमान थे, मुख को कमल जैसा मानना, चांदनी को चंदन जैसा सफेद मानना, तो वो जो पुराने उपमान थे वे अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को खो चुके थे। तो प्रयोगवादी कवि जो है वो कहते हैं कि पुराने उपमान मैले हो गए हैं, तो उनकी जगह अब नए नए उपमानों को प्रयोग में लाना चाहिए। और उपमान भी वो दैनिक जीवन से भी लेते हैं, दैनिक जीवन की वस्तुओं से भी लेते हैं, अनेक प्रकार के खाने की वस्तुओं से भी लेते हैं। और जैसे कहते हैं जलती तीली सी हंसी, अब हंसी को कैसे प्रस्तुत किया जाए? हंसी का उपमान क्या दिया? जलती हुई तीली के समान। दो लालटेन नयन से दीन, अब यह लालटेन को उपमान के रूप में लिया। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। अब प्यार का जब प्यार समाप्त हो जाता है, क्षीण होने लगता है, तो उसके लिए कहा कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। अब ये बिजली का स्टोव, ये भी नया उपमान है, पहले तो ये उपमा कहीं नहीं थी। बिजली का स्टोव जैसे जलता है और एकदम उसकी लो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो उस नायिका की जो तुलना कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। अब पापड़ जब भुना जाता है तो एकदम हाथ में लेते ही टूट जाता है, क्रश हो जाता है। तो सपने इस तरह से टूट गए। तो इस तरह से नवीन उपमानों का प्रयोग प्रयोगवादी कवि करते हैं। और शैली के स्तर पर भी अनेक नवीन प्रयोग किए। लोक गीतों की धुन को भी अपनाते हैं प्रयोगवादी कवि, और उर्दू की गजलों का भी प्रभाव है।
जो प्रयोगवादी कवियों ने गीतों की रचना की वो उर्दू की गजल पर आधारित है। ऐसे ही अंग्रेजी के ओड, सीनेट, बैलेट की तर्ज पर कविता में अनेक नवीन प्रयोग हुए। तो कविता को पारंपरिकता से हटा करके एक नवीन प्रयोग के रूप में उर्दू की शैली को अपनाते हैं, अंग्रेजी की शैली को अपनाते हैं। और प्रयोगवादी कविता में विराम चिन्हों का बड़ा प्रयोग हुआ है। वे विराम चिन्ह भी अपने आप में संकेत हैं, वे भी एक प्रतीक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कहीं डैश लगा देते हैं। तो ये जो उदाहरण चिन्ह वगैरह लगाते हैं, तो ये विराम चिन्हों से अभिव्यक्ति अधिक सफल हो पाई है। विशेषणों का स्थानांतरण किया, प्रश्न चिन्हों का अधिक प्रयोग किया इन्होंने। तो इस तरह से शिल्पगत अनेक नवीन प्रयोगवादी कविता में हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही इन कवियों ने तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी कविता का विषय बनाया। जो कविता का विषय कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी उपेक्षणीय वस्तु को भी वे कविता का विषय बनाते हैं। जैसे कंक्रीट के पोर्च, चूड़ी का टुकड़ा, सायरन, रेडियम की घड़ी, क्रोशिये, गरम पकौड़ी, चाय की प्याली, फटी ओढ़नी की चिंदिया। तो ये ऐसे ऐसे विषयों को उन्होंने कविता का विषय बनाया। और विषय से अधिक टेक्निक पर इनका बल रहा है, शैली पर अधिक बल रहा है। विषय तो थे ही, विषय में कहीं इनकी स्थूलता भी दिखाई देती है, कहीं दमित यौन वासनाएं भी दिखाई देती हैं। भदेश चित्रण छायावादी, ये प्रयोगवादी कविता में अधिक दिखाई देता है। जो अपशब्द है उनका भी प्रयोग हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देता है। तो इस तरह से प्रयोगवादी कविता शैली के स्तर पर, उपमान के स्तर पर, प्रतीक और बिंब के स्थान पर नए नए प्रयोग करती है। भाषा के स्तर पर भी अनेक नवीन प्रयोग किए गए। और छंद, इससे पूर्व वेदी युग में या भारतेंदु युग में कविता छंदोबद्ध थी। छंद का बंधन टूटा निराला के आने पर। निराला मुक्त छंद की बात करते हैं, छंद के सारे बंधन टूट जाते हैं। और छायावादी कविता लय और ताल पर अधिक बल देती है। उसी तरह से प्रयोगवादी कविता भी नए नए छंदों का प्रयोग करती है। जो पश्चिम के छंद थे उनको भी अपनाती है। जापान की हाइकू को प्रयोगवादी कविता ने अपनाया, केचुआ छंद अपनाया, नए नए उपमान लिए, घोंगा को प्रतीक रूप में लिया, मेंढक को प्रतीक रूप में लिया। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर भी और छंद के स्तर पर भी नवीन प्रयोग मिलते हैं। कविता का जो भाव है वो लय में भी दिखाई देता है, परंतु इस चाहे प्रयोगवादी कविता जो है वे कहीं कहीं गद्यात्मक हो गई है, वो गद्य रूप अधिक हो गया है, उसमें वैचित्र्य प्रदर्शन अधिक हो गया। जब वैचित्र्य प्रदर्शन करना था तो कविता की लय, उसकी ताल वे कहीं कहीं टूटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कवि का लक्ष्य अपना बौद्धिकता का प्रदर्शन रहा। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने देखा कि जो प्रयोगवादी कविता है उसने भाव के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर अनेक नवीन प्रयोग किए, परंतु उनका ये जो प्रयोग था वह प्रयोग कभी भी साध्य नहीं रहा। ये प्रयोग साधन के रूप में कविता में आया। इसी के समकक्ष प्रपद्यवाद आया। प्रपद्यवाद जिसे नकेनवाद भी कहा गया, वहां प्रयोग को साध्य माना गया, पर प्रयोगवादी कवियों ने इसको साध्य ना मानकर साधन माना। तो भाव के स्तर पर जो नवीन प्रयोगवादी कवियों द्वारा किए गए, आदर्शवाद के स्थान पर अति यथार्थवाद ले आए, और अति यथार्थवाद भी जब नग्न यथार्थवाद के रूप में प्रस्तुत हो गया
तो उसका विरोध हुआ, उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई। परंतु जब प्रयोगवादी कविता जिस तरह से बौद्धिकता को लेकर के आई, परंपराओं के विरुद्ध एक विद्रोह का स्वर लेकर के आई, वहां इस कविता का स्वागत हुआ। वहां ये कविता आगे चल करके नई कविता के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। यही प्रयोगवादी कविता का ही पर्यावसान नई कविता के रूप में हो जाता है। वस्तु के स्तर पर, भाव के स्तर पर प्रयोगवादी कविता को अनेक आक्षेपों का सामना करना पड़ा, पर शिल्पजन्य जो नवीन प्रयोग इन कवियों द्वारा किए गए, वह नवीन प्रयोग परवर्ती कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। नई कविता में भी हम इन नए प्रतीकों को, नए उपमानों को, इन नए विषयों को नवीन रूप में विकसित होते हुए देखते हैं। और शैली के संदर्भ में जो नवीन प्रयोग प्रयोगवादी कवियों ने किए, वह भी आगे चल करके हमें नई कविता में दिखाई देते हैं। फिर नई कविता के बाद अनेक कविता के आंदोलन चले, समकालीन कविता, अकविता, बीट कविता, विद्रोही कविता, अनेक नए नए आंदोलन चले। परंतु सारे आंदोलन जो थे, सारे जो कविता के स्वर थे, वो नई कविता में ही कहीं शामिल हो गए। तो उसे साठोत्तरी कविता के नाम से या नई कविता के नाम से ही जाना गया। और कुछ विद्वान, कुछ आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को एक मानते हैं। वास्तव में ये एक नहीं है। प्रयोगवाद प्रारंभ 1943 में हुआ और इसके ऊपर जो विभिन्न आरोप लगाए गए, जो इसके ऊपर अनेक आलोचना हुई, तो उनका तिरस्कार करते हुए या उनका निराकरण करते हुए नई कविता नए तेवर, नए स्वर लेते हुए प्रस्तुत होती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने प्रयोगवादी कविता की भावजन्य और शिल्पजन्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की। नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।